फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडवेंचर्स में। और आज हम लोग एक और डीपीपी लेकर के आए हैं, डीपीपी 02 विच इज़ बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ जो चैप्टर है आपका, उस पर बेस्ड डीपीपी है ये। इससे पहले हमने वेक्टर्स के डीपीपी लगाए थे जो कि 10 क्वेश्चंस को डील कर रहे थे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को भी आप डाउनलोड कर लो। इसमें अबाउट 20 क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस है जो कम्प्लीटली केवल कूलम्ब्स लॉ पे ही बेस्ड हैं। ये 20 क्वेश्चंस आप डाउनलोड करके एक बार खुद से सॉल्व करो सारे क्वेश्चंस। साथ में आपको यहाँ पर आंसर की भी दी हुई है, आपको इसके साथ आंसर की भी दी हुई है, तो आप आंसर की भी देख सकते हो। आपने क्वेश्चंस कितने सही बनाए कितने गलत बनाए आप उसे वेरीफाई कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी आपको इसमें शीट में मेंशन करा दिया गया है। तो आइए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले नहीं है, हम लोग केवल डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन को एक एक करके 1 से लेकर के 20 तक पूरी क्वेश्चंस हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द लॉ गवर्निंग द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज। जो दो चार्ज होते हैं, सपोज करो Q1 एंड Q2, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है R। तो यहाँ पर कौन सा लॉ है जो इनके बीच लगने वाले फोर्स को बताता है? ऑप्शन है एम्पियर्स लॉ, ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, कूलम्ब्स लॉ। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पाते हैं दोनों चार्जेस के बीच में, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर हम इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर। ये लॉ है, इसे हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन में सही होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स इज हाफ्ड, अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस को हम हाफ कर देते हैं, मीन्स जो R है ना उसे हम R/2 कर देते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है द फोर्स बिटवीन देम बिकम, तो उन दोनों के बीच में फोर्स कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है 1/4, हाफ, डबल, 4 टाइम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिस्टेंस को अगर हाफ कर दो आप, तो नई फोर्स F डैश इज इक्वल टू, ये K स्मॉल k लिखते हैं हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन हाफ डिस्टेंस मीन्स R/2 होल स्क्वायर। तो अब R/2 होल स्क्वायर, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ F की वैल्यू कितनी थी? ये ऑलरेडी F की वैल्यू है ना, ये एक्स्ट्रा में केवल 4 है जो ऊपर चला गया, तो 4 टाइम्स ऑफ F। मतलब क्या कहा हमने कि जब आप इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर देते हो, तो इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हाफ करने के बाद जो फोर्स होगा वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे स्टूडेंट्स, देयर आर 2 चार्जेस। ओके, थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, देयर आर 2 चार्जेस, एक चार्ज है +1 माइक्रो कूलम और दूसरी चार्ज है +5 माइक्रो कूलम। ये सारे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पर ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे। जो आपको ज़्यादा कुछ सिखाएगा, जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, जिन लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ का अच्छा आइडिया होगा, वो ये क्वेश्चंस को बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। So there are 2 charges, +1 microcoulomb, +5 microcoulomb. The ratio of the force acting on them will be, रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम। सपोज देखो इस पे फोर्स लगेगी, कौन लगाएगा? ये लगाएगा। ये मान लो 2 है और ये नंबर 1 है, तो इस पे फोर्स 2 लगाएगा। कैसा फोर्स? रिपल्शन। तो इस तरह से इसको रिपल्शन देगा। एंड इस पे फोर्स कौन लगाएगा? तो 1 लगाएगा, और ये भी रिपल्शन ही देगा बिकॉज दोनों चार्जेस सेम है। अब आपको पता है कि अगर आप F1 की बात करो और F2 की बात करो तो दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी,
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ F1 by F2 तो आप क्या कहोगे 1/1। मीन्स हमारा आंसर होगा 1:1 बी ऑप्शन। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, अ चार्ज Q1 exerts some force on second charge Q2। अब दो चार्ज है आपके पास, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा Q2 है। अब देखो, इफ थर्ड चार्ज Q3 is brought near the force of if the third charge Q3 is brought near, मतलब यहाँ पर कहीं भी एक थर्ड चार्ज आप लेके आए हो Q3, the force on Q1 exerted on Q2, the force of Q1 exerted on Q2, तो Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब तीसरे चार्ज Q3 के आने से इस वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आने वाला है, मीन्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फोर्थ की जो ऑप्शन होगी स्टूडेंट्स, रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब फोर्स में कोई भी अंतर नहीं आएगा Q3 के आने से। जितना फोर्स पहले Q1 Q2 पे लगा रहा था बाद में भी उतना ही लगाएगा, बिकॉज Q3 की यहाँ पर कोई भी टर्म है ही नहीं। सो द आंसर इज रिमेन्स अनचेंज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, Fg एंड Fe रिप्रेजेंट ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक forces at a distance between electrons situated at a distance 10 centimeter. The ratio of Fg upon Fe is the order of, किस ऑर्डर का होगा। देखो इतना कैलकुलेशन आप यहाँ करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे आप Fg की वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या लिखते हो, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और आप Fe की वैल्यू क्या लिखते हो, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपसे Fg अपॉन Fe पूछा गया है, तो ये r तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये आर स्क्वायर, तो G m1 m2 अपॉन K Q1 Q2। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन से दोनों के बीच की सेपरेशन 10 सेंटीमीटर थी। ऐसे 10 सेंटीमीटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर देखो, आप क्या करो ना, G की वैल्यू कितनी लिखते हो, सारे वैल्यूज एक बार लिख दो, आपको आइडिया लग जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 kgs स्क्वायर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ लिख दिया हमने, अपॉन के 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर। अब आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, 10⁻42, 10⁻43, तो साफ साफ यहाँ देख पा रहे हो। इसकी स्क्वायर करेंगे कितने, 2 6 और यहाँ 11 -73 ऊपर में, और यहाँ पर आप देखो 19 38 एंड इधर 9, तो उसमें 9 घटा दो तो -29, ठीक है। तो आप जब डिवाइड करोगे तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, +29, तो 13 में से 9 लगभग 4 और 6 में से 2 गया 4, सो अबाउट -44, 10 के पावर अबाउट -44, जो इनके मल्टीप्लीकेशन से कुछ अरेंज होंगे। तो डायरेक्ट हम बोलेंगे बिना कैलकुलेशन के हम बताएंगे दैट द ऑप्शन 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, मींस 10⁻43। ज़्यादा टाइम नहीं, कैलकुलेशन बिना मतलब का कभी नहीं करेंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is students, the ratio of the forces between two small spheres with constant charge in air and in medium। अभी दो चार्ज आप ले लो, मान लो एक चार्ज है Q1 और दूसरी चार्ज है Q2। अभी यहाँ पर एयर है, ओके। नाउ अब यही चार्जेस हैं Q1 Q2 और अभी यहाँ कोई मीडियम है, ओके, जहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दी हुई है K। अब ना देखो, अभी यहाँ पर आप कूलम्स लॉ अप्लाई करो और फोर्सेस निकालो, फिर उनकी रेशियो निकाल देनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फोर्स इन एयर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिस्टेंस, अगर आर आप मानते हो। नाउ नेक्स्ट, अगर आप मीडियम में फोर्स, उसी फोर्स को अगर आप मीडियम में कैलकुलेट करते हो तो मीडियम में फोर्स हो जाएगी, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। इसे एप्सिलॉन R भी लिखते हैं बहुत सारे जगह पे, एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये K की वैल्यू, या आप कह सकते हो एप्सिलॉन R की वैल्यू जो थी, ये हमारी इस केस में 1 है,
इस केस में हमारी वो वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है, एयर के केस में। फॉर एयर के इज इक्वल टू 1। तो अब आप इनकी रेशियो निकालो, डिवाइड करो। तो डिवाइड करोगे तो आपको पूछा गया है एफ ए अपॉन एफ मीडियम। सो एफ ए अपॉन एफ मीडियम इज इक्वल टू, ये डिवाइड, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, पूरा के बचेगा, के ऊपर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। सो के इज टू 1, k is to 1 इज दी आंसर है स्टूडेंट। तो 6 नंबर का हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सोप बबल दिया गया है, उस सोप बबल को हमने नेगेटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज अगर हमने उसे दिया तो उसकी रेडियस डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स अनचेंज्ड, नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड एज इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो सोप बबल स्टूडेंट शुरू में तो ये न्यूट्रल है, शुरू में तो इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। बट अगर आप इसे दे देते हो नेगेटिव चार्ज तो सारा का सारा चार्ज तो आपको सरफेस पे डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, सरफेस पे सारा चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। तो जब सारा चार्ज सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा तो यहाँ पर रिपल्शन दिखेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर चार्ज। माइनस चार्ज यहाँ पर डोमिनेट करेगा, माइनस चार्ज is now not equal to the number of positive charges. Now the soap bubble is given negative charge, तो अब यहाँ पर repulsion होगा, intermolecular repulsion, यहाँ पर ज़्यादा negative charge है तो the radius of the soap bubble is now increases. So the option B is the correct option. 7 का आपका B जो है वो सही option है इसमें। Now the question number 8 is 4 charges are arranged at the corners of a square. आपका एक square इस तरह से दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर 4 चार्जेस हैं, प्लस क्यू, यहाँ पर है -2q, यहाँ पर है +q और यहाँ पर है +2q। इस तरह से आपको चार्जेस दिए हुए हैं एंड आपसे पूछा गया कि अगर सेंटर पे कोई एक चार्ज है, मान लो हमने उसे रख दिया कैपिटल Q, ठीक है, तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज केप्ट एट द सेंटर O। डायरेक्शन क्या होगी, 0 होगी क्या, इस पे नेट फोर्स 0 होगी along the diagonal AC means A, B, C and D। तो क्या वो along the diagonal AC होगा या along the diagonal BD होगा या perpendicular to side AB, किस डायरेक्शन में इस Q चार्ज पे जो सेंटर पे रखा हुआ है उस पर नेट फोर्स होगा। तो देखो स्टूडेंट्स बहुत आसानी से बनाएंगे, ये -2q है, ये +2q है, +q। अब देखो ये वाली जो चार्ज है इसको रिपेल करेगी ऐसे, ये वाली चार्ज इसको रिपेल करेगी ऐसे, तो ये दोनों तो इक्वल चार्जेस हैं, साथ ही दूरी भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स ये दोनों चार्जेस कोई भी नेट फोर्स इस पे नहीं देंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखो आप, ये इसको रिपेल करेगी इस तरह से, फिर से आप देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पर अट्रैक्शन ऐसे, मीन्स नेट फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द डायगोनल BD आएगी, अलोंग द डायगोनल BD। तो हमारी नेट फोर्स इज अलोंग द डायगोनल BD, मींस द ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी। पहले तो आप जान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A, ठीक है, Q अपॉन A मीन्स सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये Q अपॉन A होता है, जहाँ पे Q चार्ज है एंड A इज द सरफेस एरिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड सरफेस एरिया। नहीं, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ऑप्शन C जो है स्टूडेंट्स वो सही दिख रहा है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, ठीक है, and inversely proportional to surface area. So the option C is the correct option. Now moving to the question number 10. A body can be negative charged by, किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज कैसे बना सकते हैं, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट। यस ऑफ कोर्स, अगर आप किसी बॉडी को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देते हो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अभी इलेक्ट्रॉन्स निकाल दोगे तो भाई पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर कुछ प्रोटॉन्स दे रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स के पास चार्ज ही नहीं होते। तो 10th का ऑप्शन हमारा हो जाएगा A। Now question number 11, the minimum charge on an object is, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है। आप लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा होगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हम लोग Q इज इक्वल टू NE लिखते हैं, वेयर N इज एन इंटीजर एंड E इज द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चार्ज पे
किसी भी बॉडी पे जो भी चार्ज होगा दैट चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसे हो सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही है, बिकॉज अगर n की मिनिमम वैल्यू होगी तो 1 होगी और उस हिसाब से हमारी जो मिनिमम चार्ज हो सकती है किसी बॉडी पे दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 Coulomb. So the option C is the correct option. Now students, question number 12 है, out of gravitational, electromagnetic, van der Waals, electrostatic and nuclear, which two are able to provide an attractive force between two neutrons? दो न्यूट्रॉन के बीच में attractive force कौन दे सकता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स attractive force नहीं देगा, बिकॉज न्यूट्रॉन्स जो है वो चार्ज नहीं होते उस पर। तो ए और बी तो ऑप्शन हमारा ऐसे ही चला गया। थर्ड ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्शन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो मास होने पर लगता है, तो न्यूट्रॉन्स के पास मास होगा जिसकी वजह से उन दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। एंड न्यूक्लियर फोर्स इज ऑल्सो हेयर टू कॉज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द टू न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियर फोर्स भी यहाँ पर ऑप्शन होगा, मीन्स हमारा ऑप्शन 12 का सी होने वाला है, सी ऑप्शन है। Now students, moving to the next question, that is question number 13. Question number 13 है, a total charge Q is broken into two parts Q1 and Q2. एक total charge Q टूट गया Q1 और Q2 में, and they are placed at a distance r from each other. और इन दोनों को means Q1 को और Q2 को r डिस्टेंस दूरी पे हमने रखा है एक दूसरे से। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल अकर। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन कब होगा, कितना इनका वैल्यूज होना चाहिए Q1 और Q2 का कि दोनों के बीच रिपल्शन जो है वो मैक्सिमम हो। तो देखो, अब पहले तो आप फोर्स की वैल्यू फॉर्मूला क्या लिखते हो, K Q1 Q2 अपॉन सेपरेशन r²। अब आप यहाँ पर Q2 के जगह पे Q माइनस Q1 रख दो, सो Q माइनस Q1 अपॉन r²। सो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब डिफरेंशिएट करो आप df अपॉन dq1 और इसे 0 के इक्वल कर दो। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि f की कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम मिनिमम आपने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट करते हैं। फिजिक्स में ऐसा ही हमने पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस में किया है। तो यहाँ पर आपको ये k/r² तो भाई 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसा पूरा मैं लिख देता हूँ, आप चाहो तो स्किप कर लो। d/dq1 k Q1 अपॉन r² माइनस k Q1² अपॉन r², दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसकी डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो ये k/r² कांस्टेंट है, q यहाँ पर कैपिटल Q कांस्टेंट है, एंड dq1/dq1 हो गया 1 माइनस k अपॉन r² इंटू ये Q1² का डिफरेंशिएशन हो गया 2q1 इक्वल टू 0। अब आप इसे कॉमन ले लो और उस 0 की तरफ भेज दो, तो आपको यहाँ दिखेगा दैट q इज इक्वल टू 2q1 मीन्स q1 इज इक्वल टू q अपॉन 2। मीन्स अगर q1 की वैल्यू q/2 है और q2 की वैल्यू q/2 है तो चार्जेस मैक्सिमम लगेंगे एक दूसरे के बीच में, रिपल्शन फोर्स मैक्सिमम होगा। मीन्स हमारा 13 का फोर्थ ऑप्शन दैट इज द डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 14 बात करेंगे स्टूडेंट्स। हमारे पास 3 चार्जेस हैं, एक चार्ज है 4q, दूसरा चार्ज है कैपिटल Q और तीसरा चार्ज है स्मॉल q। ये L इक्वल टू 0 पोजीशन, ये L/2 पोजीशन और ये L पोजीशन पे रखा हुआ है। तो आपसे पूछा गया रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q, इस पे रिजल्टेंट फोर्स बताइए 0 कब होगा, इसकी वैल्यू हम कितनी रखेंगे कि इस पे नेट फोर्स 0 आए। तो नेट फोर्स हमें तो स्मॉल q पे 0 चाहिए, तो स्मॉल q पे नेट फोर्स कौन कौन देगा, फोर्स कौन कौन यहाँ पर देने वाला है, तो पहले उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो हमारी फोर्स जो भी मिलेगी स्मॉल q पे वो कौन देगा, पहला तो ये क्या करेगा, ये रिपल्शन करेगा, मीन्स फोर्स ऐसे लगाएगा। तो आप इसको मान लो कि A है, ये B है, ओके। तो अगर आप यहाँ पे बात करोगे दैट इस पे फोर्स A इस तरफ होगा, ये अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका भी फोर्स का डायरेक्शन इसी तरफ हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो हम इसे पॉजिटिव तो
नहीं ही लेंगे, हम इसे लेंगे नेगेटिव। सो हमारा ऑप्शन हो सकता है ए और बी और सी। फोर्थ ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पर कैपिटल क्यू की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है, ठीक है। तो आपको इस वैल्यू को नेगेटिव रखना होगा। अगर आप इस वैल्यू का नेगेटिव रख देते हो तो हमारी इसमें आपको अट्रैक्शन दिखेगी बी की वजह से। तो अगर एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाती है तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज इज जीरो। एफ ए इज इक्वल टू एफ बी करनी है। एफ ए कितनी दूरी है, एल। तो एफ ए की वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, एल स्क्वायर। ये के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू एफ बी। ये वाली की दूरी कितनी, एल बाई 2। तो हम यहाँ लिखेंगे के, इसकी वैल्यू Q1, इसकी वैल्यू Q2 अपॉन दूरी एल बाई 2 स्क्वायर। देखो जो जो सिमिलर टर्म्स है दोनों तरफ कैंसिल कर दो, के क्यू एल स्क्वायर कैंसिल हो जाए, यहाँ बचेगा 4Q इज इक्वल टू के क्यू एल स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, ये 4 ऊपर चला गया, 4 कैपिटल Q मीन्स कैपिटल Q इज इक्वल टू Q मीन्स आंसर हमारी कितनी हो जाएगी, हमारी आंसर हो जाएगी कैपिटल Q इज इक्वल टू माइनस Q नेगेटिव में। तो हमारी ऑप्शन 1 14 की जो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इज गिवन अ चार्ज प्लस Q। द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर uniformly but only on surface but not uniformly inside the volume, non-uniformly inside the volume। तो सबसे पहले तो यहाँ पर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और किसी और से कनेक्टेड है नहीं वो। तो सबसे पहले बात करूँ, जब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होता है ना तो वहाँ पर जो चार्ज होता है वो पूरा सरफेस पे आ जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज दिया है तो सरफेस पे आ जाएगा, या नेगेटिव चार्ज भी दिया है तो पूरे सरफेस पे आ जाएगा। इनसाइड में कुछ चार्ज नहीं रहेगा बिकॉज ये सॉलिड क्या है, कंडक्टिंग है, कंडक्ट कर सकता है। नॉन कंडक्टिंग होने पे चार्ज थ्रू आउट दी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन सी और डी तो होगी नहीं, हमारी ऑप्शन ए होगी, यूनिफॉर्मली बट ओनली ऑन सरफेस। चार्ज पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे। सो 15 की ऑप्शन ए होगी। अभी यहाँ पर देखो आपको 2 स्मॉल स्फीयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में। एंड प्लस Q चार्ज कितना दोनों का, स्मॉल स्फीयर का प्लस Q आर सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड्स। आपको एक ऐसा और दूसरा ऐसा 2 स्फीयर इस तरह से सस्पेंड कर दिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L है। द अरेंजमेंट इज टेकन इन अ स्पेस और प्लेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। अब इसे हम वहां ले जाएंगे जहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है। देन द एंगल बिटवीन द 2 सस्पेंशंस एंड द टेंशन इन each will be। तो देखो आप जब इसे आप प्लस Q दोगे और इसे प्लस Q दोगे तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा ऐसे। तो रिपल्शन होने पर एक चार्ज ऐसा हो जाएगा और दूसरा चार्ज ऐसा हो जाएगा। सपोज करो ये थीटा एंगल मान लिया हमने। अब आप फोर्सेस की डायरेक्शन यहाँ दिखा दो, तो जो फोर्सेस की डायरेक्शन यहाँ पर होगी, आपकी टेंशन ऐसे लगेगी, इस तरफ रिपल्शन की फोर्स ऐसे जो हो जाएगी K Q1 Q2 मीन्स Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये दूरी। तो अगर आप इस लेंथ को L कह रहे हो स्ट्रिंग की, तो ये तो L साइन थीटा और ये भी L साइन थीटा मीन्स 2L साइन थीटा यहाँ पर दूरी है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2L साइन थीटा अपॉन स्क्वायर, ये फोर्स है, ठीक है, ये टेंशन है। अब बात करेंगे कि टेंशन की कंपोनेंट इधर कितनी होगी, तो इधर हो जाएगी T cos थीटा और इस तरफ कितनी हो जाएगी T sin थीटा। क्या वेट है यहाँ पे, क्या वेट है? नहीं, बिकॉज यहाँ पर हमने इसको ऐसी जगह पे ले गया है जहाँ पर mg की वैल्यू 0 है, नहीं है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 है। दिस मीन्स ये भी 0 होनी चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो ये फोर्स 0, डाउनवर्ड फोर्स 0, तो अपवर्ड फोर्स भी 0। ये 0 कब होगी? जब थीटा 90 हो। तो ये एंगल अगर 90 आ रही है और ये भी 90 आ रही है, तो हमारी टोटल स्ट्रिंग्स के बीच के एंगल 180, मतलब सस्पेंशन से एक चार्ज यहाँ हो जाएगा और दूसरा चार्ज यहाँ हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये वाली जो T साइन थीटा है, इसमें थीटा 90 मीन्स T शुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, ये राइट में और ये लेफ्ट में। सो T इज इक्वल टू हो जाएगी KQ स्क्वायर अपॉन 2L होल स्क्वायर, बिकॉज थीटा 90 है।
सो स्टूडेंट्स हमारी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन हमारी यहाँ पर सही होगी। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2l होल स्क्वायर एंड एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बनाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, टू चार्जेस ईच ऑफ 1 कूलम आर 1 किलोमीटर अपार्ट। 1 कूलम दूरी 1000 मीटर। The force between them is F is equals to K means 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square। So 3 3 6 हो जाएगा और यहाँ 9 है means 6 और यहाँ 9 3 means 9 into 10 to the power 3 न्यूटन। So स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा 9 into 10 to the power 3 न्यूटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में स्टूडेंट्स है +2 कूलम एंड +6 कूलम टू चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। आपने फोर्स की वैल्यू को 12 देखा, किसके किसके बीच, तो दो चार्जेस के बीच में, के Q1 Q2 अपॉन मान लो R स्क्वायर, इसके बीच की जो फोर्स है 2 और 6 के बीच की जो डिस्टेंस R मान ली और फोर्स हमारी 12 न्यूटन मिल रही है। इफ ईच चार्ज इज गिवन -2 कूलम ऑफ चार्ज, अगर हर एक को, जैसे यहाँ पर 2 कूलम है, यहाँ 6 कूलम है, दूरी है R, तो इसमें अगर हमने इसको -2 कूलम दे दिया और इसको भी -2 कूलम दे दिया, देन वैल्यू ऑफ फोर्स, तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करो स्टूडेंट्स, 2 तो इसके पास +2 तो पहले से है, -2 आप दे रहे हो तो इसकी तो नेट वैल्यू ऑफ चार्ज 0 हो गई ना, तो ये 0 होगी तो बचा तो केवल यही, और ये कितना हो जाएगा -2 देने के बाद 4। तो 4 पे कौन लगाएगा फोर्स, कोई नहीं लगाएगा, बिकॉज वो +2 कूलम था, उसको -2 दिया तो 0 हो गया उसका नेट चार्ज, इसकी नेट चार्ज हो गई +4, तो +4 पे फोर्स लगाने के लिए कोई चार्ज होना चाहिए जो नहीं है, तो यहाँ पर 18 की ऑप्शन डी होगी। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर इज 81 इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 81 है। इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी विल बी, तो सबसे पहले आप फार्मूला जानो। आप जब एयर में कूलम्ब्स लॉ लिखते हो ना, तो आप फोर्स की वैल्यू लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जब आप किसी मीडियम में लिखते हो ना, तो आप कूलम्ब्स लॉ की वैल्यू लिखते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वाली वैल्यू जो है ये आपको क्वेश्चन में निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की वैल्यू निकालनी है। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, परमिटिविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन R इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, ये सारे नाम है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ये वाली वैल्यू आपको पता होगी, ये होती है 8.8 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू एप्सिलॉन R। यहाँ पर गिवन है कितनी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81। आप इसे मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। आपको आंसर की दी हुई होगी, तो 19 की हमारी जो भी ऑप्शन आएगी वो शायद ए आएगी, एक बार आप चेक कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। So question number 20 students, there are two metallic spheres of same radii, एक सेम रेडियाई मान लो R है, बट वन इज सॉलिड एंड द अदर इज हॉलो। तो ये सॉलिड हो गया और ये हॉलो हो गया, इसका भी रेडियस R है। Then solid sphere can be given more charge, hollow sphere can be given more charge, they can be charged equally, maximum none of the above। तो आप देखो, आप जब यहाँ पर दोनों स्फीयर को चार्ज दे रहे हो, एक सॉलिड है एक हॉलो है, दोनों मेटेलिक हैं, तो मैंने पहले भी बताया एक क्वेश्चन में कि जब भी कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो उसका चार्ज उसके वॉल्यूम में नहीं, उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया कितनी है 4 पाई R स्क्वायर, यहाँ भी सरफेस एरिया कितनी है 4 पाई R स्क्वायर। तो अगर आप मैक्सिमम चार्ज देते हो दोनों को, तो इसके अंदर के वॉल्यूम से तो कोई लेना देना है नहीं, तो सारा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, इसका भी सारा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, और सरफेस में तो दोनों आइडेंटिकल है, इस वजह से दे कैन बी चार्ज्ड इक्वली, मैक्सिमम। ओके,
होप गाइज आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे एंड आप इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिलेंगे। जो भी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा आप उसे ज़रूर देखो। वैसे हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें से आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके सारे वीडियोस को एक एक करके आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको फोल्डर्स बटे हुए हैं, क्लास 11 का अलग वीडियोस है सारा, वो भी मैथ्स का अलग, फिजिक्स का अलग, इस तरह से सारे वीडियोस आपको अलग अलग करके कैटेगराइज कर दिए गए हैं। आपको बस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है और उसमें आपको सारे वीडियोस अपने ज़रूरत के अनुसार देखना है। एक फोल्डर आपको ये भी मिलेगा दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। आप उन सब क्वेश्चंस को भी एक एक करके देखो और समझो। तो होप गाइज यू एंजॉयड दिस वीडियो। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।